और इसी के आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। ज्योतिष विद्या क्या है ना? ग्रहों के बारे में, ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, उसका प्रभाव। तो ये जो मॉडल है खास करके गति के ऊपर केंद्रित है। गति माना खगोल। तो अब यहाँ पर 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं के 3 गति को चित्र में दिखाया गया है और पृथ्वी की 3 गति को इस मॉडल में। तो पहले हम आत्माओं की 3 गति के बारे में आपको बताएंगे, जो हम बाबा के बच्चे जानते हैं, परंतु उसको थोड़ा हम वैज्ञानिक ढंग से बताएंगे। देखिए, इस स्वस्तिका के चिन्ह का ये जो दायां भाग है, सतयुग त्रेता युग, इस भाग को सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। ये पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पर कोई नेगेटिव बातें होती ही नहीं है और किसी पॉजिटिव की बातें होती ही नहीं है। तो इस समय के दौरान हम आत्माओं की सदगति होती है। सदगति का मतलब होता है आत्माओं की सबसे ऊंची स्थिति, हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्योरिटी, जिसको कहते हैं सतो प्रधान स्थिति। तो इसको सदगति कहा गया। ये सदगति का समय है। अब स्वस्तिका के चिन्ह का जो बायां भाग है, लेफ्ट हैंड साइड, द्वापर कलयुग, इस भाग को सृष्टि चक्र का नेगेटिव साइकिल कहा जाता है, द्वापर कलयुग। और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नरक कहा गया है। और उस समय के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति माना आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। और संगम युग में स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को गति प्रदान करते हैं, अर्थात वापस घर ले जाते हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है, तो गति भी कहा जाता है। तो गति, सदगति और दुर्गति, ये 3 प्रकार की गति आत्माओं की होती है। और आत्माओं की ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, इसका सीधा संबंध हमारे कर्म भूमि पृथ्वी से लगता है। तो पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर ही घूमती है, अपनी धुरी पर घूम रही है ना? तो ये पृथ्वी की पहली गति है, जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं, है ना? पृथ्वी की दूसरी गति ये है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमते हुए आगे भी बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, जो मनुष्यों को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। इसीलिए उस तीसरी गति का ज्ञान मनुष्य तो नहीं जान सकता। तो इस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्र से ही बाहर है। परमात्मा ने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में हमें बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का 1 साल का चक्कर पूरा कर लिया, तो उस 1 वर्ष के चक्कर को
सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो जो 1 वर्ष का चक्कर है वो सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहलाता है, वो सूर्य का केवल एक अंश का ही चक्कर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, काफी विशाल है, जो कि यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है। सूर्य बहुत बड़ा है और इतने बड़े सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा कंकर के जैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं तो ये आपके सामने बॉल रखा है। अगर इस बॉल के ऊपर एक चौक पीस लेकर के इस बॉल के बीचों बीच इसके सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए अगर हमने चौक से एक लकीर खींच दिया तो इस बॉल के बीचों बीच एक परिधि की लकीर खींच जाएगी, 1 लाइन ऑफ सर्कम्फरेंस। तो एक परिधि की लकीर खींच जाने से पूरा का पूरा बॉल चौक से सफेद तो नहीं हो जाएगा ना। जितनी मोटी चौक है केवल उतनी मोटी लकीर खींच जाएगी बस। ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है और हमारी पृथ्वी उसी छोटी चौक पीस के समान ही है। तो 1 साल के दौरान हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के बीचों बीच केवल एक परिधि का ही चक्कर लगा पा रही 1 साल में। तो 1 साल में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरा जो 360 डिग्री का गोलाकार क्षेत्रफल है, स्फेरिकल सरफेस एरिया है, उसको कवर नहीं कर पाती। इसीलिए उस 1 वर्ष के चक्कर को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक अंश का चक्कर कहा गया है, न कि संपूर्ण चक्कर। अब वो संपूर्ण चक्कर कैसे होगा? होना जरूर है, क्योंकि गति दृष्टि का नियम है। तो वो संपूर्ण चक्कर पूरा होने के लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूम रही है, घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगा रही है और साथ साथ ये ऑर्बिट भी खिसक रहा है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है, जिसको बाबा अक्सर मुरलियों में कहा करते हैं कि ड्रामा झूम मिसल चलता है। तो झूम मिसल क्या चलता है? न झूम मिसल धीरे धीरे ये ऑर्बिट खिसकता है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है। झूम मिसल का अर्थ होता है कि ये इतनी धीमी गति होती है कि वैज्ञानिक भी इसको रीड नहीं कर सकता। अब आप देखिए, इस ऑर्बिट को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऊपर से ये गोल दिखेगा, और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखेंगे तो यही गोल ऑर्बिट सामने से आपको ये लकीर नजर आएगी, लाल लकीर दिखाई दी है, ये लकीर नजर आएगी। उदाहरण के तौर पर जब हम भोजन करते हैं तो थाली गोल दिखती है। खाना खाने के बाद थाली को धो करके जब आपने रैक में खड़ा रख दिया तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से तो एक लकीरी दिखेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह में 2 बड़ी लकीरें खींची गई है, एक ये खड़ी लकीर, दूसरी ये आड़ी लकीर। अब ये दोनों लकीरें क्यों दी गई, इसका मतलब क्या है? ये दोनों लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के इसी लकीर का ही प्रतीक है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब चूंकि गति दृष्टि का नियम है, इसलिए ये लकीर भी कहीं रुकेगी नहीं। आप देख रहे हैं ये लकीर आड़ी थी, अब घूमते घूमते खड़ी हो रही है, ये खड़ी हो गई है ना। अब यही खड़ी लकीर घूमते घूमते फिर आड़ी हो जाएगी।
परंतु इस खड़ी लकीर को आड़ी हो जाने के लिए 1250 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल 1/4 चक्कर 90 डिग्री अंश का चक्कर पूरा करने में ही पृथ्वी को 1250 वर्ष लग गए। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का संपूर्ण गोलाकार क्षेत्रफल, पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया का केवल एक बार संपूर्ण चक्कर पूरा करने में उसको 5000 साल लग जाते हैं। तो 5000 साल में हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के चारों तरफ केवल एक ही बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है, और यही सबसे बड़े से बड़ा चक्र है, और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। कल्प ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक चक्कर है। जैसे ये जो 24 घंटे का चक्कर है, दिन रात का चक्कर, ये तो वास्तविक है ना। 365 दिन का चक्कर, ये भी वास्तविक है। इसी प्रकार से ये ऑर्बिट खिसकते 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 5000 साल में सूर्य का एक बार संपूर्ण चक्कर पूरा कर लेती है, जिसको कहा जाता है एक कल्प पूरा हुआ। अब आप देखिए इस स्वस्तिका के चिन्ह में इन दोनों बड़ी लकीरों के अलावा 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। स्वस्तिका में 2 बड़ी लकीरें क्रॉस, उसके बाद 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। तो इसका मतलब क्या है? ये 4 छोटी लकीरें वास्तव में हमारे पृथ्वी का ये जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। शायद आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल का एरो मार्क दिखाया है ना। हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आपने जब कभी भी ग्लोब के मॉडल को देखा है, आपने हमेशा यही देखा है कि नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ रखा जाता है, साउथ पोल को नीचे की तरफ। आपने ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा होगा कि साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे। हमेशा नॉर्थ पोल को ही ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, और इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है ये पॉजिटिव चार्ज है, और साउथ पोल इस चुंबक का नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी का सिर माना गया है, साउथ पोल को पृथ्वी का पैर, बॉटम माना गया है। यही कारण है सिर को ऊपर रखा जाता है। दूसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूल पढ़ाए जाते हैं, उसमें किताब होती है एटलस। अगर आप, पृथ्वी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है, और यही कारण है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अगर पृथ्वी घड़ी की दिशा में घूमने लगे तो सूर्य पश्चिम से उदय होता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है। परंतु कब? जब नॉर्थ पोल की तरफ से देखेंगे तब। अब देखिए नॉर्थ पोल की तरफ से देखिए, आपको क्या दिख रहा है? घड़ी की उल्टी दिशा दिख रही है। अब इसी गति को आप साउथ पोल से देखिए, क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। यही गति नॉर्थ पोल से घड़ी की उल्टी दिशा दिखेगी, और यही गति साउथ पोल से घड़ी की दिशा दिखाई देगी, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की पहली गति हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल की तरफ से, और पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो भी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है। और ये दोनों गति एटलस के किताब में दिखाए गए हैं। परंतु हमने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया,
वो तीसरी गति हमेशा घड़ी की दिशा में होती है। पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज, परंतु तीसरी गति हमेशा क्लॉकवाइज होती है। और इसका एकमात्र प्रमाण ये स्वस्तिका का चिन्ह ही है। अगर पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होती तो यहाँ दो बड़ी लकीरें दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लकीर दिखाना काफी था। परंतु चूंकि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, इसीलिए ये जो लकीर है कभी खड़ी हो जाती है तो कभी आड़ी हो जाती है। तो स्वस्तिका के ये दोनों बड़ी लकीर सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, और चारों छोटी लकीरें यह सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति घड़ी की दिशा में होती है। यही कारण है चारों छोटी लकीरों को घड़ी की दिशा में ही दिखाई गई है ना। तो पृथ्वी की तीसरी गति वास्तव में स्वस्तिका का चिन्ह जो है पृथ्वी की तीसरी गति का ही सिंबल है, ये बाबा ने बताया है। अब मैं आपको बताऊं कि अब देखिए पृथ्वी की तीसरी गति का जो आधार है वो भी नॉर्थ पोल ही है। हम सब जानते हैं कि हर 6 महीने के बाद हमारी पृथ्वी एक छोर से घूमते घूमते दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, हर 6 महीने में, जिसके कारण ही उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। परंतु पृथ्वी जब इस छोर में आ जाएगी तो भी नॉर्थ पोल इधर ही होगा। जब पृथ्वी घूमते घूमते इस छोर में आ जाएगी तो भी नॉर्थ पोल इधर ही होगा। परंतु हमने इधर का नॉर्थ पोल एरो मार्क दिखाया, इधर का नहीं। क्यों? क्योंकि इधर का जो नॉर्थ पोल है ये आगे बढ़ रहा है, सिर आगे बढ़ रहा है ना। तो इसको लीडिंग नॉर्थ पोल कहते हैं, लीड करता है। परंतु पृथ्वी जब घूमते घूमते इस छोर पे आ जाती है तो इधर का नॉर्थ पोल साउथ पोल को फॉलो कर रहा होता है। तो इधर के नॉर्थ पोल को लैगिंग नॉर्थ पोल कहते हैं और इधर के नॉर्थ पोल को लीडिंग नॉर्थ पोल कहते हैं। तो लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी के तीसरी गति का आधार माना गया है। अब लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी की तीसरी गति का आधार क्यों माना गया है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, एक पिता जब अपने पुत्र को प्रॉपर्टी देता है तो वो हमेशा ये कहता है ये मेरा उत्तराधिकारी है। वो कभी नहीं कहता ये मेरा दक्षिणाधिकारी है, पश्चिमाधिकारी कहता है, कभी नहीं कहता है। क्या कहता है? उत्तराधिकारी। क्योंकि उत्तर शब्द का मतलब होता है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना, आगे बढ़ना। तो जो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव आगे बढ़ रहा है उसी को ही पृथ्वी के तीसरी गति का आधार माना गया। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब घूमते घूमते ये नीचे की ओर प्रवेश कर गया तो ठीक यहीं से त्रेता युग शुरू। 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से द्वापर युग शुरू हो जाएगा। अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब ऊपर की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से कलयुग शुरू होगा। और अगले 1250 साल बाद वही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से सतयुग शुरू हो जाएगा। परंतु जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है, बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो क्या चमत्कार होता है? देखिए, हम बाबा के बच्चे जानते हैं तो वो करके इस पतित कलयुगी दुनिया को पावन सतयुगी दुनिया में परिवर्तित सत्य ज्ञान। आज दुनिया में ज्ञान की भरमार है, गूगल में जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। परंतु समा को सतो प्रधान बनावे, है ना। तो ये ईश्वरीय ज्ञान ही सत्य ज्ञान है और साथ साथ राजयोग का अभ्यास। जब मास स्केल में अनेक आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से पवित्र बनने लगती हैं
तो एक एक आत्माओं के संगठित पवित्रता के वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो भौतिक परिवर्तन 3 विधि के द्वारा होते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज, दूसरा है सिविल वार, गृह युद्ध, और तीसरा एंड फाइनल वह है परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध, है ना। यही 3 विधि है इस सृष्टि का परिवर्तन का। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत भयानक परमाणु युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि बिना परमाणु युद्ध के इतने बड़े विशाल सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन संभव ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सच्ची में दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, सब नया हो जाएगा। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन, उसके लिए तो परमाणु युद्ध की आवश्यक है, और वो शुरू हो चुका है, ये तो हम सब जानते हैं ना। और यही लड़ाई जब तृतीय विश्व युद्ध के रूप में बदल जाएगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा जब इतनी शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की बौछार एक साथ होगी, क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकेगा नहीं, 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। उस परिस्थिति में हमारे पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल के राख भूसा पाउडर हो जाएगा। क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा, मैं एक एटॉम बम की बात कर रहा हूं, एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा एक एटॉम बम। हम सब जानते हैं कि एटॉम बम का आविष्कार कब हुआ, 1944 में, और इसका पहला प्रयोग कब हुआ, 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में डाला, और उसके 2 दिन बाद 8 अगस्त को नागासाकी शहर में डाला। वो तो बेबी बॉम्ब थे, वो ट्रायल वाले थे ना। रिकॉर्ड में ये कहा गया है कि उस समय उस बेबी बॉम्ब के द्वारा 4000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा हुआ था, उस बेबी बॉम्ब से, ट्रायल वाले से। और अभी तो इतना एडवांस बना है कि एक एटॉम बॉम्ब के द्वारा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होगा। और इतने बमों की बौछार एक साथ होगी तो करोड़ों डिग्री जाएगा, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी ऐसी धातु, कोई भी मेटल, कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है, जिसको बाबा मुरली में कहा करते हैं कि इस भंबोर को आग लगनी है, लगनी जरूर है। भंबोर को आग लगनी माना परमाणु युद्ध तो होना ही है ना। क्योंकि देखिए संगम युग में नेगेटिविटी की भी अति हो रही है, और बाबा हमको पॉजिटिविटी की अति में भी ले जा रहा है। तो नेगेटिविटी की अति से इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, क्योंकि अति का ही तो अंत होता है, और पॉजिटिव दुनिया की अति से पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो दोनों पीक पॉइंट पे है अभी पर, है ना। तो वो परमाणु युद्ध तो होना ही है। तो ऐसे समय पर हमारे पृथ्वी पर मौजूद सातों महाद्वीप की जमीन, सातों भूखंड की जमीन
काफी व्यापक रूप से ऊपर से नीचे काफी लंबे चौड़े एरिया तक जल के पिघल कर राख भूसा पाउडर हो जाएगा। जब सारी जमीनें राख हो जाएंगी तो तुरंत क्या होगा, हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सारी राख हुई जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अपना काम करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सातों के सातों भूखंड की जमीन हमारे पृथ्वी के भूगर्भ की तरफ दौड़ेगी और वही इकट्ठी होकर के एक विशाल भूमि का रूप ले लेगी अंदर। इसका मतलब ये हुआ अभी पृथ्वी पर जितने भी देश मौजूद है सब के सब समंदर के अंदर समा जाएगा, सब के सब। परंतु जो मैं चमत्कार की बात कर रहा था, चमत्कार ये होगा कि सारे के सारे देश समंदर के अंदर चले जाएंगे, परंतु हमारी भारत की भूमि कभी भी समंदर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ऐसा चमत्कार कैसे होगा? उसके पीछे तीन कारण हैं और उसका पहला कारण है कि इस भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है। इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी, पवित्रता का सागर, सकारात्मक ऊर्जा का अखुट भंडार। तो परमात्मा के अवतरण से हमारी भारत की भूमि उनके पॉजिटिव एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत के ऊपर एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा अटैक करना चाहता है तो उसके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी उसको वहीं पर ही रोक देता है। और यही कारण होता है उन देशों के प्रमुखों को कोई ना कोई कारण दिखाई देता है जिसके कारण वो भारत पर अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन करता ही रहता है। फिर भी अगर वो अटैक करना चाहता है तो फाइनल अटैक करने से ठीक पहले या तो कोई तीसरा ही देश उस पर अटैक कर देगा या फिर कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वरना भारत में भी अगर किसी ने एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो भारत की जमीन भी राख होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। न भारत में कभी परमाणु युद्ध होता है, न भारत के आस पड़ोस में देशों में होता है, क्योंकि अगर आस पड़ोस के देशों में होगा तो भी भारत में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए भारत और भारत के आस पड़ोस के देशों में परमात्मा कभी परमाणु युद्ध होने ही नहीं देता है ना। ये हुआ पहला कारण। इसका दूसरा कारण ये है, इस सृष्टि पर एक बहुत सुंदर एक यूनिवर्सल लॉ है जो भारत की रक्षा करता है। वो क्या है? वो लॉ ये है, यहाँ पर हर चीज गोल है, एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज का एक सर्किट कंप्लीट होता है। इतना तक कि हम जो संकल्प करते हैं ना उसका भी सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, बुरा सोचा, वही नेगेटिव संकल्प जो मैंने दूसरे के लिए किया कुछ समय बाद मेरे पास ही लौट के आएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। परंतु जब मेरे पास लौट के आएगा तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा और सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। इसीलिए बाबा ने हमको यही शिक्षा दी है कि हमेशा हर आत्मा के प्रति हमको क्या करना है? पॉजिटिव संकल्प ही करना है, शुभ भावना, शुभ कामना ही रखनी है। क्योंकि हमारा पॉजिटिव संकल्प जब हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के कई गुना बढ़ चढ़ करके हमारे पास लौटेगा तो हमारा ही फायदा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। अब देखिए, कोई देश बार बार भारत के ऊपर अटैक करने का नेगेटिव संकल्प कर रहा है, नेगेटिव प्लानिंग कर रहा है, तो उसका नेगेटिव संकल्प उसी का विनाश सबसे पहले करता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो नेगेटिव संकल्प करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के उसके पर आएगा, उसी का ही नुकसान होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। हमारे भारत देश में
रक्षा मंत्रालय तो है, आक्रमण मंत्रालय है? आक्रमण मंत्रालय है ही नहीं। तो हमारा देश कभी भी दूसरे देश पर न कभी अटैक किया न कभी करेगा। ये परमात्मा की अवतरण भूमि है ना। अब इसका तीसरा कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि अभी वर्तमान समय पृथ्वी के भूगर्भ में लावा भरा हुआ है। लावा आग का गोला है और वही जहां से लीक होकर के निकलता है तो ज्वालामुखी बन के निकलता है। अभी भी कहीं निकल रहा होगा। अब उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब सारी जमीनें अंदर जाएगी पृथ्वी के भूगर्भ के में, तो वो जमीन क्या करेगी? वो सारी जमीन लावा की जगह ले लेगी और लावा को बाहर फेंक देगा। सारी जमीनें लावा की जगह ऑक्युपाई कर लेगी और वो लावा को बाहर फेंक देगा। इसका मतलब सातों भूखंड की विशाल भूखंड अंदर इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाहर लावा हो जाएगा। अब लावा क्या करेगा? लावा समुद्र के तले में टच हो जाएगा और हम सब जानते हैं कि समुद्र के तले में नीचे 90% बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ और चट्टान मौजूद है। तो लावा उन सारे बर्फ के पहाड़ों को पिघाल देगा और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी क्या करेगी? दोनों पोल में जितने भी बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स के बड़े बड़े चादर है उसको पिघला देगा। तो अंदर और बाहर के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और सी लेवल समुद्र तल 100% बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारण ये है कि समुद्र तल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हमारे भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है और इसका प्रमाण आपको हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। जंक्शन के बोर्ड में नीचे लिखा रहता है कि फलाना शहर समुद्र तल से कितना ऊंचा है और जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी उसकी मीटर की ऊंचाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना। हाँ, इतना जरूर होगा कि समुद्र तल 100% बढ़ने के कारण भारत के तीनों तरफ का जो समुद्र का एरिया है, कोस्टल एरिया है, ये सब के सब डूब जाएंगे। परंतु फिर भी तीव्र गति के भूकंप के कारण और कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ नई जमीनें उभरेगी और उसी से भारत का नया नक्शा बनेगा। ये जो भारत का नक्शा है ये सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी। तो भारत का पुराना नक्शा नई दुनिया में कैसे होगा? नई दुनिया, नया भारत, नया नक्शा बनेगा। क्योंकि अभी ये जो भारत का नक्शा बना हुआ है इसमें 100% वास्तु दोष है। वास्तु दोष है जिसके कारण ही जब से ये नक्शा बने और जब तक रहेगा तब तक भारत के ऊपर आपदाएं, तकलीफें बढ़ती रहेगी, कम नहीं होने वाली। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सा वास्तु दोष है? उसमें सबसे बड़ा वास्तु दोष ये है, वास्तु साइंस में ये कहा गया है कि जो ऊंचाई है, पहाड़ है, वो दक्षिण में होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए और पानी, समंदर उत्तर दिशा में होना चाहिए। यहाँ उल्टा है, उत्तर दिशा में नॉर्थ पोल में हिमालय पहाड़ है और दक्षिण साउथ में समंदर है, बिल्कुल उल्टा है ना। तो ये वास्तु दोष है। अब उस भयंकर हलचल में जो भारत का नया नक्शा बनेगा वो 100% वास्तु साइंस के अनुकूल हो जाएगा। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जब सारी जमीनें पृथ्वी के भूगर्भ में जाएगी तो वो जमीन जाकर के इस तरीके से अंदर अंदर उसकी सेटलमेंट हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा अंदर अंदर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि देखिए, हम मनुष्य आत्माएं जो भी संकल्प करते हैं ना, उसका वाइब्रेशन
हमारे प्रकृति के पांचों तत्व कैच करती है, रिसीव करती है ना। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने पानी के ऊपर अपने संकल्पों के प्रभाव का प्रयोग किया। पहले थोड़ा पानी लिया और उस पर पहले नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि उस पानी का जो मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स है वो विकृत हो गए। उसी पानी को जब दोबारा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगे तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वही विकृत मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स एक फूल के समान ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर दिया कि हम मनुष्य आत्माओं के संकल्पों के वाइब्रेशन प्रकृति कैच करती है, और जिस क्वालिटी का संकल्प हम करते हैं प्रकृति अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है। तो अभी वर्तमान समय हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम जो योग के द्वारा हम पॉजिटिव संकल्प जनरेट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो हमारा वाइब्रेशन केवल दो ही समय काम करता है, एक अमृत वेला, दूसरा नुमा शाम। क्योंकि उस समय हमारी तुलना में अभी तो करोड़ों नेगेटिव आत्माएं हैं ना, तो नेगेटिव आत्माओं के वाइब्रेशन तो लगातार प्रकृति के पांचों तत्वों को मिल रहा है, और हमारा वाइब्रेशन केवल वही दो समय काम कर रहा है। क्योंकि उस समय वे करोड़ों नेगेटिव आत्माएं थोड़ी ढीली पड़ जाती है, बाकी तो उस नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन लगातार पांचों तत्वों को मिल रहा है। इसीलिए हमारे प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान हो गए। अब उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब सारी जमीनें अंदर जाएगी, उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में सारे के सारे करोड़ों नेगेटिव आत्माएं अपने घर वापस परमधाम चली जाएगी। तो उस समय उन करोड़ों नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्वों को मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सब आत्माएं घर चली गई परमधाम। तो उस समय भारत में कुछ पवित्र आत्माएं जीवित रहेंगी, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, एडवांस पार्टी। तो एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माओं के पवित्र वाइब्रेशन, प्योरिटी के जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये प्रकृति के पांचों तत्वों को लगातार मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव आत्माएं है ही नहीं। तो पॉजिटिव माना ही बैलेंस। तो पॉजिटिव आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारे प्रकृति के पांचों तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारी जो भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अंदर अंदर बराबर जमीनों का बंटवारा अपने आप कर लेती है। तो जब दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा हो जाएगी तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर वजन है। जब पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी तो पृथ्वी की एक्सिस, ये जो धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी तो तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि विनाश के बाद सतयुग में सूर्य के प्रकाश और गर्मी दोनों पोल पर लगातार एक जैसी पड़ेगी, क्योंकि सीधी खड़ी है। जितना प्रकाश नॉर्थ पोल पड़ रहा है उसी समय पर उतने ही प्रकाश साउथ पोल में पड़ेगा। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेता युग में साल भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात ही होगी, इक्वल डे इक्वल नाइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि लंबा दिन छोटे रात छोटे दिन। वो तो तब होता है जब झुकती है। सीधी खड़ी है तो कर्क रेखा मकर रेखा होता ही नहीं है, सीधी खड़ी है। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि सतयुग त्रेता युग में दोनों पोल में सूर्य की गर्मी भी एक जैसी पड़ेगी। जितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है उतनी गर्मी यहाँ पड़ेगी। इसीलिए सतयुग त्रेता युग में दोनों पोल में बर्फ जमा ही नहीं होगा, बर्फ जमा ही नहीं होगा। इसलिए हमारे देवी देवताओं को पता ही नहीं होता है कि बर्फ क्या चीज है, इसलिए वे कभी आइसक्रीम नहीं खाते। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई
जब सारी जमीनें अंदर इकट्ठी हो गई, विशाल भूमि का रूप ले लिया, तो उस विशाल भूमि का एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो स्थिर हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। अब जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी में कोई हलचल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सतयुग त्रेता युग में पृथ्वी सूर्य से साल भर एक ही दूरी मेंटेन करके ये ऑर्बिट चपटी के बजाय गोल हो जाएगी, क्योंकि साल भर एक ही दूरी मेंटेन है, चपटे के बजाय गोल हो जाएगी। गोल होते ही सूर्य के प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी। और यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी। सतयुग त्रेतायुग में साल भर एक ही सदाबहार बसंत ऋतु हुआ करेगी। यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बारिश का अलग अलग मौसम होता ही नहीं है। हाँ, बारिश रोज होगी पर बारिश का मौसम नहीं होगा। बारिश कब होगी? जब देवी देवताएं रात को सो जाएंगे तब बारिश होगी, और जगने से पहले बारिश बंद हो जाएगी। और वो भी बारिश स्प्रे जैसे होगी, वो आजकल झमाझम कीचड़ बाढ़ वाली बारिश नहीं होगी, दुखदाई बारिश नहीं होगी। जितना पानी चाहिए उतनी बारिश होगी, है ना, न कम न ज्यादा। प्रकृति राशि है ना। अब आप कल्पना कीजिए, साल भर एक ही मौसम हो रहा है, तो साल कब शुरू हुआ कब पूरा हुआ पता चलेगा? आप कल्पना करो, साल भर एक ही मौसम है, तो साल कब शुरू हुआ कब पूरा हुआ पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सतयुग त्रेतायुग में यहाँ पर कैलेंडर नहीं होते, यहाँ पांचांग नहीं होता, यहाँ कोई तिथि तारीख लिखता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। सतयुग त्रेतायुग में ना तो संडे मंडे होता है, ना जनवरी फरवरी होती है। यहाँ सप्ताह नहीं होता है, संडे मंडे नहीं होता है, और जनवरी फरवरी भी नहीं होती है। साल भर एक ही मौसम। अब आप देखिए, उस रीति से तो पता ही नहीं चलेगा कि साल कब शुरू हुआ कब पूरा होगा, परंतु फिर भी प्रकृति एक ऐसी व्यवस्था देती है जिसके आधार पर पता चलता है पुराना साल गया और नया आया। वो क्या है? वहां पर एक विशेष प्रकार के फल और फूल हुआ करते हैं जिसको पकने में साल भर लग जाता है, और हर साल उसी समय वो फल फूल आते हैं। तो उसी से पता चलता है, जब वो फल फूल सामने आता है तब पता चलता है कि पुराना साल गया और नया साल आया। और इसी के आधार पर ही सतयुग में हर साल लक्ष्मी नारायण के ताजपोशी का दिन मनाए जाते हैं। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई तो पृथ्वी के चारों तरफ जो चांद घुमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी। रोज पूर्णिमा, अभी तो महीने में एक दिन पूर्णिमा होता है, वहां रोज पूर्णिमा होगी। सतयुग त्रेतायुग में ना तो अमावस्या होते हैं ना ग्रहण लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र है, तो प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण सुखदायी है। और इसका वैज्ञानिक कारण ये है, साइंटिफिक रीजन ये है कि क्यों रोज पूर्णिमा होगी। देखिए, परमाणु युद्ध के बाद, महाविनाश के बाद जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाती है तो तुरंत पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मिनिमम हो जाता है। उस समय की तुलना में आज वर्तमान समय हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी मैक्सिमम है, अभी सबसे ज्यादा है ना। और वो वैरी करता है, वो हर जगह एक जैसी नहीं होता है, वो वैरी करता है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये बरमूडा ट्रायंगल। ये सेंट्रल अमेरिका में, ये मियामी शहर के पास, ये अटलांटिक महासागर के ऊपर 3.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा अदृश्य त्रिकोण बना हुआ है जो बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर से कोई भी चीज गुजरती, वो चीज गायब हो जाती है। आज तक हमारे वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला वो चीजें कहाँ गई
और तो और उन्होंने जिनको खोज करने के लिए भेजे वे भी लापता, अभी तक वापस नहीं आए। रिकॉर्ड के अनुसार ये कहा गया है कि अभी तक 50 समुद्री जहाज, 250 हवाई जहाज और 8000 लोग गायब हो चुके हैं। और उस समय से उस एरिया को सील कर दिया गया है, वहां पर किसी को जाने नहीं देते। तो वो एरिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वो मैक्सिमम पॉइंट है। आप अंदाजा लगाइए, एरोप्लेन